हर स्टूडेंट का एक सपना होता है, डॉक्टर, इंजीनियर। अब सपने नहीं, रिजल्ट। हाइब्रिड स्कूल इंटीग्रेटेड। चलिए, वेलकम गाइस। नीट का पेपर हुआ है, बड़ा ही दमदार, बहुत ही बेस्ट पेपर हुआ है बच्चों के लिए, तो समझिए मौजा ही मौजा था। तो नीट के पेपर में अगर आप देखेंगे 2026 के अध्ययन वर्ल्ड चैनल पे मैंने केमिस्ट्री का थोड़ा पार्ट डिस्कस कर लिया था जल्दीबाजी में कल, क्योंकि कल ही पेपर हुआ था, है ना। जो है 3 मई को संडे को पेपर हुआ और जल्दी से आंसर बनाना लग रहा था, रात में हम लोग थक भी गए थे। तो आज सोचे कि आप लोगों के लिए जो सेकंड पार्ट दे दें, और यूट्यूब पे अगर बड़ा 45 क्वेश्चन को एक बार ही डिस्कस करें तो एक बहुत बड़ा जो है सो वीडियो हो जाता है। तो इसीलिए हमने सोचा कि 2 पार्ट में आपको कर दें, ठीक है। तो 53 तक क्वेश्चन, 46 से 53 तक मैंने फर्स्ट पार्ट में दिया है, जो आपको अपलोड कर दिया है, और उसके साथ आंसर भी कोड 12 जो है टेक्स्ट बुकलेट कोड 12 का हम लोग आंसर शीट भी आपके यूट्यूब चैनल पे डाल दिया। आप आंसर मिला करके अपना पोजीशंस केमिस्ट्री में देख सकते हैं। फिजिक्स का भी हम धीरे से डाल देंगे, ठीक है। चलिए, अब हम आज बात करते हैं 54 क्वेश्चन जो है। 54 क्वेश्चन को आप थोड़ा सा गौर कीजिए। अगर आपके पास में क्वेश्चन पेपर होगा तो आप 54 को देख लीजिए। 54 में पूछा है, 4 स्टेटमेंट दिया है। ये देखिए, ClF3 इसको बोलते हैं कार्बन ट्राइफ्लोराइड। कार्बन ट्राइफ्लोराइड का इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट आप बताइए। कौन सा स्टेटमेंट? करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। पूरा क्वेश्चन हम नहीं लिख सकते हैं, टाइम थोड़ा लगे। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो ClF3 का अगर हम देखें, इसमें इसका बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट से पूछा है। तो सबसे पहले हम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। आपको पता ही होगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक ट्रिक्स फार्मूला होता है। स्टेरिक नंबर निकालिए, X = सराउंडिंग एटम + 1/2। ओके, और यहाँ पे वैलेंस माइनस वैलेंसी कर देंगे और प्लस माइनस नंबर ऑफ चार्ज कर देते हैं इसमें, ठीक है। ये एक फार्मूला होता है। सराउंडिंग एटम मतलब ये सेंट्रल एटम, इसके चारों तरफ कितना, देखिए 3 एटम है तो 3 दे दें, अब प्लस 1/2। और क्लोरीन जो सेंट्रल एटम है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब इसके आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है ये 7 है, और यहाँ पे वैलेंसी 3 है और चार्ज कुछ भी नहीं है। तो आप देखेंगे तो ये 3 + 2 आता है एक्स का वैल्यू। अच्छा, इसमें ध्यान रखिएगा, 3 + 2 का मतलब टोटल 5 हो गया, टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल स्टेरिक नंबर। इसका मतलब इसमें 3 लोन, सॉरी, इसमें देखिए ये जो पीछे देख रहे हैं 3 बॉन्ड पेयर है और प्लस 2 लोन पेयर है। तो 5 होने के कारण से इसका हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन आपको sp3d हो जाएगा, और sp3d होने के कारण से इसका फंडामेंटल ज्योमेट्री जो होगा, फंडामेंटल ज्योमेट्री ये आपको होना चाहिए ट्राइगोनल बाइपिरामिड, ट्राइगोनल बाइपिरामिड। लेकिन चूंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसका शेप जो हो जाएगा, शेप होता है इसका टी शेप। तो टी शेप इसका आपको हो जाता है। टी शेप का मतलब हो गया कि क्लोरीन देखिए यहाँ पे 2 फ्लोरीन यहाँ पे, और ये एक टी की तरह यहाँ पे रहेगा, और 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो फाइनली आप इसका आंसर जो आपको हो जाएगा, देख लीजिए, इसका आंसर सेकेंड ऑप्शन है कि इसका टी शेप ज्योमेट्री है विथ 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैविंग क्लोरीन। तो कहते हैं इसका ऑप्शन सेकेंड होगा करेक्ट। मींस टी शेप विथ 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास। देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 में क्या पूछा है, सीधा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th के चैप्टर से क्वेश्चन है आपको। अच्छा, एक आपने पढ़ा होगा हाफ सेल, जिसको हम लोग SHE बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये देखिए कह रहा है कैलकुलेट द EMF ऑफ द हाफ सेल गिवन बिलो। ये एक हाफ सेल दिया हुआ है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये हाफ सेल में कह रहा है इसका हमें EMF चाहिए। तो इसके लिए नर्स्ड इक्वेशंस पे बेस्ड क्वेश्चन है। किस पे बेस्ड है? तो ये क्वेश्चंस बेस्ड है ऑन नर्स्ड इक्वेशंस। किस पे बेस्ड है? नर्स्ड इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस है। नर्स्ड इक्वेशन पे देखिए ये इक्वेशन यूज करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है, 0 यूज कर दिए। अब देखिए, इसका QC लिखने के लिए हमें इसका रिएक्शन, सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो सेल रिएक्शन, चूंकि देखिए अगर यहाँ पे दिया हुआ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो H2 गैस क्या करेगा, मॉलिक्यूलर जो है ये H+ में कन्वर्ट हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो इस रिएक्शंस को देख करके QC लिखेंगे। QC क्या होता है कि भाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है? एक्वस सॉल्यूशन है H+, देखिए इसके ऊपर में 2 दे दिए, लेकिन रिएक्टेंट गैस है, गैस का कंसंट्रेशन है, उसका पार्शियल प्रेशर होता है।
तो ये इसका क्यूसी लिख जाएंगे, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना है 2, तो इसीलिए n क्या हो जाएगा 2। अब सारा वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए आप, 0 माइनस 0.059 बाय n का मान 2 पुट कर देंगे, और लॉग क्यूसी के जगह पे हम लोग पुट कर देंगे H प्लस कितना है, तो देखिए क्वेश्चन में H प्लस का कंसंट्रेशन यहाँ दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर, और नीचे में आप अगर इसको लिखें तो ये पार्शियल प्रेशर कितना है 2 atm हाइड्रोजन का, तो 2 लिख दिए। आप इसे सॉल्व जब करेंगे कैलकुलेट करके, तो ये वैल्यूज आपको, अगर हम चाहे तो इसको माइनस को प्लस कर दें, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.059 बाई 2। अब हम इसे क्या करते हैं, लॉग इसको 2 को ऊपर ले जाते हैं, और यहाँ पे हम इसको 2 को ये जो है यहाँ ले आते हैं, 2 इंटू 10 पावर माइनस 2 ओके स्क्वायर, ये प्लस हो गया साइन, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका प्लस होता है। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको कैलकुलेट करने पर ये सीधा आ जाएगा 0.109 वोल्ट आ जाएगा प्लस में, ये आंसर ए होगा। ओके चलिए, ये जो क्वेश्चन है 56 बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। क्या क्या कॉलम मैचिंग कर दिया है। लिस्ट 1 में एक जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का जिक्र किया गया है, आप जानते हैं 3 ऑर्डर होता है। लिस्ट 2 में उसके करस्पॉन्डिंग जो है आपको यूनिट ऑफ के लिख दिया है। ध्यान रखिए कि यूनिट ऑफ के जो होता है, आपको ट्रिक्स याद होगा, यूनिट ऑफ के यानी रेट कांस्टेंट का यूनिट जो होता है मात्रा, इसके लिए होता है मोल बाय लीटर, और इस पे पावर आप दे दीजिए 1 माइनस एन और इनटू टाइम इनवर्स। एन जो है यहाँ पे ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, यानी के का यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे 0 ऑर्डर रिएक्शंस है पहले यानी ए में, तो 0 ऑर्डर के लिए अगर हम एन का मान 0 रख दें तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा 0 ऑर्डर के लिए आपको मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यानी ये हो जाएगा। बी में आप देखिए क्या दिया हुआ है, तो बी में दिया हुआ आपको फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए एन का वैल्यू यहाँ पे 1 माइनस 1 0, यानी पूरा का पूरा कैंसिल, ये सिर्फ हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। यानी सी के लिए, सी में क्या रखा है सेकेंड ऑर्डर, तो सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे देखिए एन का मान 2 रखिए, तो 1 माइनस 2 माइनस 1, लीटर ऊपर चला जाएगा, मोल नीचे आ जाएगा, तो इसका यूनिट हो जाएगा मोल इनवर्स लीटर एंड सेकेंड इनवर्स। अच्छा, थर्ड ऑर्डर के लिए अगर आप देखें, यानी सॉरी डी थर्ड ऑर्डर में पूछा है, तो थर्ड ऑर्डर के लिए एन का मान 3 रख दीजिए और 1, तो 1 माइनस 3 क्या होगा -2, कहने का मतलब ये हो जाएगा आपको मोल पे इनवर्स 2 ऑन लीटर स्क्वायर एंड सेकेंड इनवर्स। ये आप देख लीजिए, ये आपका करेक्ट मैचिंग है, ये आपका करेक्ट मैचिंग है, जो आपको जो है ये आंसर वाला मैचिंग है, ये आंसर वाला मैचिंग है, और इसका आंसर आपको आ जाएगा थर्ड। अगर 12 बुक है थर्ड आएगा, मतलब हो गया, अगर आप ठीक से चेक करें तो ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, यानी हो जाएगा ए का फोर्थ ना, बी का अगर आप देखें तो बी का हो जा रहा है थर्ड, सी का 1, बी का थर्ड और सी का 1 और डी का हो गया आपको बच गया 2, ये आंसर होगा। लेकिन हमने ये जो आंसर करेक्ट आंसर वाला आपके पास है ये आपको यूज कर लीजिए। ओके, ये क्वेश्चन 57 में बड़ा आसान है। ये क्वेश्चन पूछा है आपको डी ब्लॉक से। डी ब्लॉक के मेटल में क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंटम निकालने के लिए पूछा है। देखिए एक सैंपल दे रखा है टाइटेनियम, और टाइटेनियम जो होता है इसका +2 स्टेट, और आपको देखिए कॉन्फ़िगरेशन भी निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ पे 3d2 रख दिया है। 3d2 का मतलब वैलेंस शेल में, तो मतलब डी में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब हो गया इसमें दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो इसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, इस आयन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो गया। लेकिन चूंकि हमें मैग्नेटिक स्पिन निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है √n इंटू n+2, और बोर्स मैग्नेटम ये यूनिट होता है, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंटम का। अब आप यहाँ पे n अनपेयर इलेक्ट्रॉन रख दीजिए, फॉर्मूला कितना होगा 2 इंटू 2+2, तो ये कितना हो जाएगा √8 बोर्स मैग्नेटम। अच्छा, √8 को अगर निकालेंगे तो ये लगभग 2.84 या 87 बोर्स मैग्नेटम होगा। आंसर देखिए कौन सा है डाटा दिया हुआ, तो ये आपको फर्स्ट दिया हुआ, तो आंसर क्या होगा फर्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर आपको 61 में क्या किया है, 4-5 ठो रिएजेंट का नाम दे रखा है,
और कह रहा है कि बताइए इसमें से कौन कौन रिएजेंट है जो नाइट्राइल्स को प्राइमरी एमीन में आपको रिड्यूस कर देगा, नाइट्राइल्स को प्राइमरी एमीन में रिड्यूस कर देगा। तो नाइट्राइल कंपाउंड का मतलब हो गया आर सी साइनाइड, ये नाइट्राइल है और इसको रिड्यूस करना है आपको प्राइमरी एमीन में। मतलब हो गया कि हमें यहाँ पे भी हाइड्रोजन देना है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन देना है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन देना है। तो ये प्राइमरी एमीन में आपको CH2 और ये NH2 में रिड्यूस हो जाएगा। तो रिड्यूस होने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, देखिए एक H2 और पैलेडियम भी यूज करते हैं या निकेल भी आप यूज कर सकते हैं, रिड्यूसिंग होता है। दूसरा यूज कर सकते हैं इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये भी यूज कर सकते हैं इसमें, ओके। और फिर आपको सोडियम Hg इथेनॉल भी यूज कर सकते हैं, यानी सोडियम एमेलगम को जो है ये सोडियम एमेलगम हो गया प्लस इथेनॉल C2H5OH यूज भी, तो 1 2 3। लेकिन ये देखिए Sn प्लस HCl जो होता है इसका यूज हम नहीं कर सकते क्योंकि ये आपको माइल्ड रिड्यूसिंग होता है, ये पूरा रिड्यूस नहीं करेगा। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या हो जाएगा आपको देखिए, एक हो जाएगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, दूसरा हो जाएगा आपको हाइड्रोजन और निकेल, तो हाइड्रोजन और निकेल भी ले सकते हैं रिड्यूसिंग करने के लिए, और एक हो जाए सोडियम एमेलगम और इथेनॉल। तो ACD, सो ACD इज द करेक्ट आंसर होगा, ACD इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। और ये आंसर क्या है, सेकंड, तो इसमें आंसर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है कि आपको 4 स्टेटमेंट दिया है और चारों स्टेटमेंट में कह रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन चारों में से बताइए कौन है। देखिए पहला स्टेटमेंट दिया कि कार्बन, जो कार्बन जानते हैं, कार्बन हैज एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड टुगेदर। ये जो कार्बन होता है दूसरे कार्बन के साथ जानते हैं आपको डबल बॉन्ड भी बना सकता है, इसके साथ आपको ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो यहाँ पे जो पाई होता है, ये पाई क्या होता है, इसका भी पी और इसका भी पी, तो इसमें जो होता है पी पाई और पी पाई ओवरलैपिंग बना करके मल्टीपल बॉन्ड पाई बॉन्ड बना सकता है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 का रखा है कि ECl3, ये फर्स्ट स्टेटमेंट, और 2 का रखा है कि ECl3, अगर ये ECl3 आपको एल्युमिनियम क्लोराइड का होगा तो ये डाइमर में एग्जिस्ट करता है, आपको पता है ये डाइमर बना देता है, ओके। और अगर ये आपको ECl3 बोरॉन ट्राइक्लोराइड का होगा तो ये डाइमर नहीं बनाएगा, तो ये डज नॉट फॉर्म डाइमर, ये डाइमर नहीं बनाएगा लेकिन बैक बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बनाएगा, बैक बॉन्डिंग बनाएगा, इसमें बैक बॉन्डिंग बनाता है। तो आपका ये भी स्टेटमेंट क्या कर रखा है, सेकंड में देखिए ECl3 है ना, मोनोमर, तो बोरोन अगर होगा तो मोनोमर होगा बोरोन का क्लोराइड, और एल्युमिनियम का क्लोराइड डाइमर होगा, सही स्टेटमेंट है। अब कह रहा है कि एक तीसरा ऑप्शन कर रहा है कि ऑक्सीजन का नाम आपने सुना होगा, कह रहा है ऑक्सीजन फॉर्म ओनली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, -2, ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन तो आपको -1 भी देता है, ऑक्सीजन जो है आपको -2 भी देता है, ऑक्सीजन -½ भी देता है, ऑक्सीजन +1 भी देता है, +2 भी देता है, बहुत सारा देता है। तो ये जो तीसरा स्टेटमेंट है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, मतलब ऑक्सीजन कह रहा है कि सिर्फ -2 देता है, ये गलत है। इसीलिए आंसर क्या होगा, थर्ड। तो इसमें आप तीसरा आंसर दे दीजिए कि दिस इज द, समझ गया बात को। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कर रहा है कि ऑल्दो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट कॉमन इन लेंथेनाइड, लेंथेनाइड ग्रुप आप जानते होंगे जिसमें +3 कॉमन होता है, यानी F ब्लॉक का है। लेकिन एक सेरियम जो है, सेरियम नाम का एक मान लीजिए एलिमेंट है जो स्टिल शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज जैसे मान लीजिए लेंथेनाइड फैमिली में लेंथेनम नाम का एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 57 होता है, और इसके बाद सेरेनियम 58 से लेकर के अगर देखें लुटेंशियम 71 तक, इसी सब को बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज। कौन सा सीरीज बोलते हैं, लेंथेनाइड सीरीज, जो आपको 4F ब्लॉक सीरीज भी है, 4F सीरीज भी इसको बोलते हैं, यानी F ब्लॉक का एलिमेंट। तो कहता है इस ब्लॉक में जितना भी एलिमेंट है 14 एलिमेंट, सबका कॉमन +3 तो होगा ही, लेकिन एक सेरेनियम है जो +4 भी शो करता है। इसके पीछे कारण क्या, अगर देखें सेरेनियम में, तो सेरेनियम का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लें तो ये देखिए जेनॉन 54 कंप्लीट हो गया यहाँ पे, और जेनॉन के बाद जो हो जाएगा आपको 6s2
और फिर यहाँ पे 5D1 और ये यहाँ पे देखिए तो 4F1 है। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए ये S अंतिम सेल का S और D तीनों खत्म कर देगा तो +3 तो होगा ही, लेकिन 4F में 1 को भी ये क्या कर सकता है, 4F0 कर सकता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, +4 भी ये शो कर सकता है, +4 भी शो कर सकता है। तो इसका जवाब सही क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया है कि इट्स नियरेस्ट इनर्ट गैस इज रेडॉन, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके पीछे कारण है, इसका 4F जो है 1 को 0 करना, तो 4F से 4F0 करना ज्यादा इजी है, इजी एंड मोर स्टेबल। इसीलिए ये आपको +3 के साथ साथ +4 भी शो कर रहा है। तो +4 शो करने के पीछे कारण क्या है, इसके 4F में जो एक इलेक्ट्रॉन था वो 0 हो जाएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा, देख लीजिए, आंसर इज द 4। तो आंसर 4 है। देखिए एक बड़ा फेमस टेस्ट है ऑर्गेनिक में जिसको हम लोग बोलते हैं लेसिंगे टेस्ट। लेसिंगे टेस्ट बड़ा ही फेमस टेस्ट है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ एलिमेंट के प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है, कुछ एलिमेंट के। तो लेसिंगे टेस्ट जो होता है ये किसको किसको कंफर्म करता है, दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर द कंफर्मेशन ऑफ, किसका कंफर्मेशन करता है ये, देखिए प्रेजेंस ऑफ, कंफर्मेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यानी हाइड्रोजन। अगर ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर ये सब एलिमेंट है तो इसके प्रेजेंस के लिए लेसिंगे टेस्ट होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें हम सैंपल होता है, कौन सा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल है, इसको हम लोग सोडियम के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो इससे बनता है सोडियम एक्सट्रैक्ट, जिसको बोलते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट और सोडियम फ्यूज्ड एक्सट्रैक्ट, सोडियम फ्यूज सोडियम एक्सट्रैक्ट बनता है। ठीक है, इसमें ये क्या होता है, अगर आपको नाइट्रोजन रहेगा तो ये सोडियम साइनाइड बन जाएगा, और अगर ये आपको सल्फर रहेगा तो Na2S बन जाएगा, और अगर हाइड्रोजन रहेगा तो NaCl। देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सभी जो था ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये सारे एलिमेंट कोवैलेंट नेचर में था। कार्बन के साथ किसके था, कोवैलेंट नेचर में था, करेक्ट, क्योंकि ये कार्बन के साथ था। लेकिन ये सारे नाइट्रोजन, सल्फर, ब्रोमीन किसके साथ आ गया, इसके साथ आ गया। तो यहाँ पे ये आयनिक नेचर में आ गया, किस नेचर में आ गया, आयनिक नेचर में आ जाता है। तो लेसिंगे टेस्ट में कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये सब एलिमेंट अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में था पहले तो वो क्या हो जाता था, वो आपको कोवैलेंट नेचर में था क्योंकि कार्बन साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही यहां आ गया तो ये आयनिक, क्योंकि सोडियम के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसी टेस्ट में तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, आपको देखिए कि ये कोवैलेंट फॉर्म से आयनिक फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवैलेंट फॉर्म से, कोवैलेंट फॉर्म कन्वर्टेड इनटू आयनिक फॉर्म, ये ध्यान रखिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा है कि यूरिया का नाम आपने सुना होगा। यूरिया का अगर 5.4 ग्राम सैंपल दिया तो इस पे बताइए कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन 5.4 ग्राम ऑफ यूरिया कंपाउंड, ये सीधा मोल कॉन्सेप्ट का है। अगर हमें नंबर ऑफ एटम, देखिए अगर हम इसका आंसर सॉल्यूशन करें, नंबर ऑफ एटम निकालना है मॉलिक्यूल में, तो क्या होगा, मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर इंटू एटॉमिसिटी, यानी कंपाउंड में। तो मोल के जगह पे यूरिया का क्या दे रखा है आपको, वेट। तो इसको क्या करेंगे, वेट ग्राम में बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू अवोगाड्रो नंबर और इंटू इसमें जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन, फार्मूला में एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन इन फार्मूला। तो देखिए यूरिया का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ये होता है NH2CO NH2। तो देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, तो एटॉमिसिटी 4 हो गया। और वेट कितना है, तो 5.4 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट 60, इसका मॉलिक्यूलर वेट 60 हो जाएगा, इंटू 6 इंटू 10⁻23, एटॉमिसिटी 4। कैलकुलेट करके देखिए यही नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इसमें आएगा, जो आएगा 2.168 इंटू 10⁻23 एटम्स। देखिए क्वेश्चन 66
6 में क्या पूछा है, 4 आपको ऑप्शन दे रखा है और चारों में पेयर ऑफ मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है। कह रहा है कि बताइए कौन सा पेयर जो है मेटामर्स है, द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल दैट आर मेटामर्स। अच्छा, मेटामर्स के बारे में आप पढ़े होंगे स्ट्रक्चर, तो मेटामर्स है क्या, यहां पे ध्यान रखिए। तो मेटामर्स आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ऑर्गेनिक में ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का एग्जांपल होता है मेटामर्स। और ये क्या होता है, ध्यान रखिए, ये हमेशा मेटामर्स शोन होता है बाय दी ना पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। अगर कोई पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसके द्वारा शो होता है। जैसे मान लीजिए ईथर हो गया, ये डाइवैलेंट है, यानी इसके ईथर हो गया, सेकेंडरी एमीन हो गया, आपको ये पॉलीवैलेंट हो गया, या फिर आपको कार्बोनिल हो गया। इस तरह का जो कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा वही मेटामर्स शो करेगा। मोनोवैलेंट कैन नॉट शो, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप डज नॉट शो मेटामेरिज्म, ये मेटामर्स नहीं शो करता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब यही शो करेगा, है ना। तो इस केस में अगर देखिए अब मेटामर्स में होता क्या है, जैसे मान लीजिए डायमर्स, ये हो गया डाइवैलेंट, इसके तरफ भी आर है और इसके तरफ भी आर है, ठीक है। तो अगर इसमें आर, एक ये आर है और एक R1 डिफरेंट है, और दूसरा जो इसका हो जाएगा ये भी आपको, इसमें भी आर है, लेकिन इसमें भी आर क्या है आपको, ये R2 है और R3 है। तो देखिए इसमें से सारे आर तो है लेकिन सभी क्या है, डिफरेंट है, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट सेम होना चाहिए। तो क्या करेंगे, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, बट डिफरेंट नेचर ऑफ आर ग्रुप्स अटैच्ड विथ फंक्शनल ग्रुप के साथ ये जो है डिफरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। इस पर से आप ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पे CH3 और यहाँ पे ले लिया CH2 CH3। अब इसको अगर देखिए यहाँ पे हमने कर दिया ऑक्सीजन, इधर कर दिया CH2 CH3 और इधर कर दिया CH3। क्या ये मेटामर्स है? नहीं है मेटामर्स। क्यों? क्योंकि अभी भी देखिए ये दोनों तरफ भले पोजीशन चेंज हो गया है, साइड चेंज हो गया है, लेकिन चीज तो सेम है, इसलिए ये मेटामर्स नहीं होगा। मेटामर्स होने के लिए इसमें और इसमें दोनों में जो ये ग्रुप है, यानी ये अल्काइल ग्रुप है, ये डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसको तो आप देखिए, इसमें सेकेंड आंसर होगा, आप चेक करके देख लीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, इसको आप ये देखिए, इस तरफ जो है मिथाइल है, इस तरफ क्या है, प्रोपाइल है। तो मिथाइल है और इस तरफ क्या है, प्रोपाइल है। देखिए 1 2 3 4 4 ही कार्बन है। इधर भी क्या 1 2 3 4 4 ही कार्बन है, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। लेकिन इधर देखिए, इधर भी इथाइल है और इधर भी इथाइल है। तो क्या देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे का मेटामर्स है। दोनों एक दूसरे का क्या है, मेटामर्स है। क्यों है? क्योंकि दोनों में इथर ही है, दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन दोनों में फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच जो आपको चेन और रिंग है वो डिफरेंट काइंड का है, अलग अलग है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। मतलब ऐसे देखिए 67 में कितना आसान सवाल पूछा है। यानी ये पी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट का प्रॉपर्टी है बॉन्डिंग फॉर्मिंग टेंडेंसी। आपको पता होगा पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड जो होता है कई नेचर का होता है। पाई बॉन्ड होता है पी पाई बॉन्ड होता है, यानी दोनों एटम का पी ऑर्बिटल ही ओवरलैप किया है। पी पाई डी पाई बॉन्ड होता है, मतलब एक एटम का पी पाई दूसरे का डी ऑर्बिटल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाया है। और फिर डी पाई होता है, यानी ये सब आपको पाई बॉन्ड का नेचर होता है। तो कहने का मतलब हो गया कि अगर हम देखें पी ब्लॉक में अगर हम देखें तो बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। तो ये जो आप देख रहे हैं सेकेंड पीरियड में जो एलिमेंट है, इसके पास में तो डी ऑर्बिटल है ही नहीं, हैविंग नो डी ऑर्बिटल इसके आउटर सेल में है ही नहीं। तो इसका मतलब डी ऑर्बिटल्स नहीं है, इसका मतलब इस पीरियड के कोई भी एलिमेंट डज नॉट फॉर्म डी पाई तो बनाएगा ही नहीं। अगर ये पाई बनाएगा भी तो इट कैन फॉर्म पी पाई ही बना सकता है।
लेकिन यहीं पे हम चले किसमें, थर्ड ग्रुप में, थर्ड पीरियड में, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम आ गया, सिलिकॉन आ गया, फास्फोरस आ गया, ऑक्सीजन में देखिए सल्फर आ गया, क्लोरीन आ गया। तो इसके पास में अगर आउटर सेल में देखें थर्ड है, तो थर्ड ऑर्बिट आ गया, तो इसका मतलब इसके पास में क्या है, थर्ड में 3D भी अवेलेबल है। 3D क्या है इसके पास में, अवेलेबल है। तो ये आपको डी पाई बना सकता है, डी पाई पी पाई बना सकता है, अगर बनाएगा भी तो ये डी पाई क्योंकि डी अवेलेबल है। तो इसी पे आधारित क्वेश्चन पूछा है कि बताइए 4 स्टेटमेंट दिया है 67 में, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो एक दिया है पहला ऑप्शन कि ट्राई इथाइल फॉस्फोरस एंड ट्राई फिनाइल आर्सिन, ये फॉर्म डी पाई। मतलब अगर हम देखें फॉस्फोरस है और ये आपको CH3CH2 है, ये आपको ट्राई, तो देखिए फॉस्फोरस डी है ऑर्बिटल, और आर्सेनिक है इसके पास भी डी ऑर्बिटल है C6H5 3। तो ये दोनों क्या कर सकता है आपको, डी पाई, इसके पास भी डी है इसके पास भी है, तो ये डी पाई इसके पास बन सकता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इसके बाद सेकंड कह रहा है कि नाइट्रोजन कैन फॉर्म डी पाई पी पाई, यानी अगर आप देखें सेकंड में नाइट्रोजन, भाई इसके पास में तो डी है ही नहीं, जब डी ऑर्बिटल इसके आउटर सेल में है ही नहीं, तो क्या ये डी कह रहा है कि डी पाई एंड पी पाई ये कैन फॉर्म, so can form, nitrogen can form d pi p pi, is it correct? No sir, this is wrong, यही तो wrong स्टेटमेंट है। तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या, आपको इनकरेक्ट ही ढूंढना था कि नाइट्रोजन कभी भी डी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, बनाएगा भी तो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड ही बनाएगा, क्योंकि डी इसके पास है ही नहीं, इसीलिए सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट है, आपका आंसर सेकेंड ही होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 67 में सेकेंड इनकरेक्ट है। देखिए क्वेश्चन है आपको 69, इसमें फिर क्या क्या, इस बार देखें कॉलम मैचिंग वाला ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है। मतलब क्या हो गया, एक लिस्ट 1 में कुछ सिलेक्शन दे दिया सब कंटेंट का, लिस्ट 2 में दे दिया, अब कह रहा है मैच कीजिए, तो मैचिंग वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछा है। मैचिंग वाला क्वेश्चन में स्टूडेंट थोड़ा सा भी लापरवाह हो तो गलत होने की चांसेस होती है। तो चलिए क्या पूछा है, देखिए कि इस तरफ आपको कुछ ऑर्गेनिक यानी कुछ मॉलिक्यूल का नाम दे दिया है, और इस तरफ पूछा है सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के रिलेटेड कितना सिग्मा पाई बॉन्ड है। तो देखिए C2H4 जो है, इसमें अगर हम देखें तो इसमें 2 कार्बन है, दोनों कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। और तो देखिए यहाँ पे एक सिग्मा है एक पाई है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड जहाँ जहाँ होता है सिग्मा होता है। तो अगर इसमें देखें तो 5 सिग्मा बॉन्ड है और प्लस 1 पाई बॉन्ड है। चलिए यहाँ पे अगर देखें तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच आपको ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो देखिए यहाँ पे जहाँ भी मल्टीपल बॉन्ड होता है तो वहाँ पे 1 सिग्मा होता है, रेस्ट पाई होता है। तो देखिए ये सिग्मा हो गया और 2 पाई हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 1 सिग्मा, तो कह सकते हैं इसमें क्या है, तो 3 सिग्मा है प्लस 2 पाई है, यानी 2 ठो पाई है, ठीक है। अब देखिए CH4 मीथेन है, ये तो कोई भी कर सकता है सर, इससे बच्चा वाला क्वेश्चन तो कोई पूछ ही नहीं सकता है। इसमें कहेंगे 4 सिग्मा है सिर्फ ओनली, ठीक है। अब ये NH3 देखें, NH3 में अगर हम लोग देखें तो 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से है और लोन पेयर है, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, तो इसमें क्या है 3 सिग्मा है और प्लस 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से आपको सीक्वेंस बना लेना है। तो इसमें आपको आंसर जो आएगा, ध्यान रखिए, ये तो हमने आंसर ही दे दिया आपको, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, ये ऑप्शन 12 कोड में अगर आप देखें तो फर्स्ट ऑप्शन है। तो 12 कोड का अगर आपके पास बुकलेट है तो इसमें से क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन जो होगा 1, यही आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 74, मतलब हमको लगता है नीट के 10 साल के सेशन में आज तक हम इससे आसान सवाल नीट में कभी नहीं देखा है, तो इसको ध्यान रखिए। तो क्वेश्चन बहुत जब आसान होता है, बहुत डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, तो थोड़ा सा बच्चे क्या होता है ओवर कॉन्फिडेंस में लापरवाही कर देता है। तो इस पे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा है, ये थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है। क्या किया है आपको, क्या एक सिस्टम है जिसमें आपको एक सर्टेन टेम्परेचर पे 500 जूल जो है वो हीट को एब्जॉर्ब किया है, और जो है 200 जूल वर्क डन किया है। तो जब भी मान लीजिए कोई सिस्टम होता है और सिस्टम पे मान लीजिए अगर वर्क डन होता है, ध्यान रखिए, तो एक जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ये लॉ क्या कहता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब प्लस वर्क डन, ठीक है। अब देखिए हीट जब एब्जॉर्ब होता है तो साइन होता है प्लस, तो क्वेश्चन में कह रखा है कि ये जो सिस्टम है ये T केल्विन टेम्परेचर पे 500 जूल एनर्जी हीट जो है एब्जॉर्ब किया है।
तो ये 500 प्लस हो गया। अच्छा, उसके बाद का रखा है वर्क डन ऑफ 200 जूल इज डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा 200। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम या ये नेगेटिव होता है, ऑन द सिस्टम वर्क डन ये पॉजिटिव होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 200 जूल जो है वर्क डन बाय द सिस्टम है, माइनस कर दीजिए 300 जूल आपको जो है इसमें इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ है, इसलिए आंसर इसका डायरेक्ट होगा 300। मतलब आंसर क्या है इसका, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इज आंसर। ये क्वेश्चन 71 में पूछा, 71 क्वेश्चन 12 कोड में अगर देखें, इससे मतलब आप समझिए इस साल का जो नीट का पेपर है ना, इससे आसान 10 साल में आपने नहीं देखा होगा। इसीलिए हमने पहले ही 2 दिन पहले ही, आप यूँ कहेंगे सर आपको कैसे मालूम हो गया, हमको मालूम था कि इस बार जो है ना नीट का पेपर इतना आसान होने वाला, क्योंकि इतना सीट बढ़ाया है मेडिकल कॉलेज में जो कि आपको पेपर को बहुत आसान कर दिया। तो थोड़ा भी अगर बच्चा सिंसियर है तो कर सकते हैं इस बार। इसलिए हमारा उम्मीद है कि लगभग 100 से ज़्यादा स्टूडेंट 720 में 720 लाएगा। इस बार टॉपर का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। चलिए ठीक है, ये तो अपना सिस्टम की बात है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 का रखा है कि मीथेन का नाम सुने हैं ना, जिसको हम लोग नेचुरल गैस भी यानी मीथेन है, मीथेन गैस है। और इसको अगर हम इस पर स्टीम पास करते हैं, और ये ध्यान रखिए हाई टेम्परेचर पे 1273 केल्विन टेम्परेचर पे, तो ये क्या होता है, आपको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ H2 गैस आ जाता है, और इसी को बोलते हैं सीन गैस। क्या बोलते हैं, सीन गैस, ये बनता है। तो बताइए इससे आसान कुछ होगा, ऑप्शन डायरेक्ट देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट। अब देखिए ये जो क्वेश्चंस है 72, इसमें क्या रखा है कि पी नाम का एक कंपाउंड है, इसका जनरल फार्मूला दिया हुआ है C8H8O। ठीक है, ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला या तो कार्बोनिल ग्रुप कंपाउंड का होगा, कार्बोनिल ग्रुप कंपाउंड। अच्छा, कार्बोनिल ग्रुप या तो ये एल्डिहाइड होगा और या तो ये कीटोन होगा। ओके, तो एल्डिहाइड और कीटोन हो सकता है। अब कह रखा है कि ये पी क्या है, यदि ये पी एक रिएजेंट है 2,4-DNP, 2,4-DNP के साथ रिएक्ट करके एक जो है आपको ये रिएक्ट करके क्या करता है, ये रेड कलर का एक प्रेसिपिटेट देता है। लेकिन अगर हम इसको फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्ट करते हैं तो ये फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करता है। अब देखिए फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस अगर नहीं किया, इसका मतलब ये एल्डिहाइड नहीं हो सकता है, कैन नॉट बी एल्डिहाइड। क्यों नहीं हो सकता एल्डिहाइड, बिकॉज कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड जो होगा फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करेगा। लेकिन ये जो है इसका मतलब ये क्या होगा, कैन बी कीटोन, ये कीटोन होगा। ठीक है, कीटोन होगा। तो कीटोन, क्योंकि कीटोन क्या होता है, ये देखिए यही है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन, यही है आपको 2,4-DNP। इसके साथ ये रिएक्ट करेगा। तो कीटोन देखिए हमेशा ध्यान रखिए, ये कीटोन है, हम यहाँ पे R रख दें या AR रख दें, इधर AR है और इधर कुछ भी रख सकते हैं। तो ये क्या करता है, इसके साथ आपको ये NH और यहाँ पे NH2 और यही है आपको (2,4-DNP) NO2 और यहाँ पे भी NO2। अब यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है, ये यहाँ पे क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को हटा देगा। देखिए ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से इस ऑक्सीजन को हटा देगा, तो हटा करके ये क्या करेगा, आपको H2O बना देगा। और उसके बाद ये यहाँ पे कार्बन के साथ ये जो नाइट्रोजन है, देखिए डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन बन जाएगा, जो हाइड्राजोन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हाइड्राजोन। ओके, E2। तो ये देखिए अगर कीटोन है तो ये आपको
यही होता है रेड प्रेसिपिटेट। क्या होता है? रेड प्रेसिपिटेट। रेड कलर प्रेसिपिटेट ये बना देगा आपको, रेड कलर प्रेसिपिटेट ये बना देगा। इसको देख लीजिए, रेड कलर। इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। तो हाइड्राजीन से हाइड्राजोन में कन्वर्ट हो गया, और यही जो होता है रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट होता है। रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट यानी ये सॉलिड हो जाता है। तो आप समझे डीएनपी से क्या हो जाएगा? अगर कीटोन है तो कीटोन में आपको, इसका मतलब इस फार्मूला से ये एसीटोन बन रहा है। क्या बन रहा है? तो P इज एसीटोन, P इज एसीटोन। अच्छा, अगर इसी को यानी इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, एसीटोन को यानी इसी P को अगर हम क्रोमिक एसिड से ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यही ऑक्सीडाइज होने का मतलब ये आपको बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो यहाँ पे ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो P क्या हो जाएगा? एसीटोन, और Q क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड। P क्या हो गया? एसीटोन, और Q क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड। ऑप्शन क्या होगा? सेकंड। तो आंसर हो जाएगा, देख लीजिए आप, सेकंड। बड़ा इंटरेस्टिंग ये टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 73 आपको डायरेक्ट फैराडे लॉ से पूछा है। कहाँ से पूछा है? फ्रॉम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फैराडे लॉ में क्या कहता है कि यदि मान लीजिए आपने कोई सॉल्यूशन डाल दिया, इसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल दिया और इसको आपने बैटरी से जोड़ दिया प्लस माइनस, तो इस पे क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट, इस पे कैटायन डिपॉजिट होगा और इस पे एनायन डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो इसमें जो कैटायन का डिपॉजिटेड अमाउंट है वेट, ये आपको वेट निकालना है। E इंटू आई इंटू टी, ये फैराडे का फर्स्ट 96,500 कूलम, इससे यूज कर लेंगे। कह रहा है हमें इसमें बताइए कि अगर हम 10 मिनट तक 1.5 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट पास करें कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा? वेट बताइए कॉपर का। तो ये डिपॉजिट वेट ऑफ कॉपर, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर ले लिए, और करंट आपका कितना है भाई? 1.54 एम्पियर। 1.5 एम्पियर है, टाइम सेकेंड में रखिए, 10 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 96,500। कॉपर का इक्विवेलेंट वेट अगर आपको नहीं मालूम है तो 63 एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी 2, देखिए 32.5 पुट कर दीजिए। 32.5 इंटू 1.5 इंटू 10 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 96,500। आंसर देखिए 96,500, आंसर हो जाएगा 0.298 ग्राम। 0.2918 ग्राम ये कॉपर आपको डिपॉजिट हो रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है, थोड़ा सा टेस्ट डिडक्शन से है, ग्रुप फंक्शनल ग्रुप टेस्ट डिडक्शन आइडेंटिफिकेशंस, जिसमें से द फंक्शनल ग्रुप दैट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू द पीथैलिन डाइट टेस्ट। पीथैलिन डाइट टेस्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और पीथैलिन डाइट टेस्ट सिर्फ फिनोलिक ग्रुप के लिए यूज होता है, ओनली फॉर फिनोलिक ग्रुप। अगर फिनोलिक ग्रुप कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसका कंफर्मेशन टेस्ट जो होता है ये आपको OH फिनोलिक ग्रुप में, मतलब यहाँ पे कुछ भी हो तो फिनोलिक ग्रुप होना चाहिए एटलीस्ट। तो फिनोलिक डेरिवेशन कंपाउंड जितना भी होगा उसका टेस्ट जो है पीथैलिन डाइट टेस्ट से किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? फर्स्ट। तो इसका आंसर फर्स्ट याद रखिएगा। अब देखिए बायो के स्टूडेंट के लिए इससे आसान सवाल जिंदगी में कभी नहीं पूछेगा। कह रहा है कि भाई केमिस्ट्री में पूछा है, एक करेक्ट स्टेटमेंट बताइए जो नीचे में लिखा हुआ है, द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ DNA और RNA। तो DNA और RNA के लिए कुछ स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट का DNA पॉसेजेस सिंगल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर। सर ये तो गलत है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर सिंगल स्ट्रैंड होता है या डबल स्ट्रैंड होता है? तो डबल हेलिकल स्ट्रैंड होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, आपको सही चुनना है। उसके बाद सेकंड कह रहा है कि RNA पॉसेजेस सिंगल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड कंटेन थियामिन। थियामिन नहीं होता है, थियामिन की जगह पे इसमें यूरेसिल होता है RNA में। ठीक है, तो ये भी आपको गलत है। DNA पॉसेज ए डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड कंटेन थियामिन, ये सही है। 4 नाइट्रोजन होता है, एडिनिन, ग्वानिन, थियामिन, साइटोसिन। लेकिन इसमें क्या होता है, RNA में थियामिन की जगह पे क्या होता है आपको? यूरेसिल होता है। तो बड़ा आसान सा सवाल है, बहुत मुश्किल है। DNA डबल हेलिक्स होता है और इसमें थियामिन
नाम का नाइट्रोजनस बेस होता है पेयर। ओके, तो ये थर्ड आंसर इसका सही है, इसमें ज़्यादा कोई माथापच्ची नहीं है। ये 76 में सीधा कुछ नहीं, कैलकुलेशन बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। 4 ठो ऑप्शन दे रखा है, ए बी सी डी ई, 5 ठो दे रखा है। 5 ठो में करा कि इन पांचों में से कौन सही है। पहला करा कि द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, मोलर मास 60 ग्राम, 75 ग्राम बेंजीन में डाल दिया गया है। तो बताइए मोलैलिटी क्या होगा। तो ए में आप जानते हैं मोलैलिटी सीधा निकाल लीजिए। मोलैलिटी बराबर होता है वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना। वेट ऑफ सॉल्यूट देखिए दिया हुआ है 2.5 ग्राम जिसका 60 ग्राम, तो 2.5 बाई 60 इंटू 1000, और वेट ऑफ सॉल्वेंट बेंजीन सॉल्वेंट है, बेंजीन सॉल्वेंट का इसमें 75 ग्राम दे रखा है। आप इसे कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करने पे ये अगर सही आ रहा है तो ये सही होगा, है ना। तो इसका वैल्यू 0.556 मोलल आ रहा है, 0.556 मोलल आ रहा है, ये सही है। तो स्टेटमेंट ए सही। बी में देख लीजिए आप, बी में क्या रखा है, द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी निकालना है। अब बताइए इसमें क्या होगा, मोलैरिटी वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 बाय सॉल्यूशन वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले लेंगे। वेट कितना दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, बी में क्या रखा भाई 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड रख दीजिए आप, और इसका मॉलिक्यूलर वेट 40 इंटू 1000। अब बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, वॉल्यूम कितना देखा 450 ml, 450 ml। आप कैलकुलेट कीजिए इसका मोलैरिटी निकालना है। तो मोलैरिटी इसका जो दिया हुआ है वो सही है, कितना है 0.278 आ रहा है, 278 मोलर, तो ये भी सही है ना। उसके बाद आप देखिए सी में क्या रखा है, एक्वेटिक स्पेसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर में क्या होगा आपको पता है, टेम्परेचर ठंडा होगा तो टेम्परेचर कम रहेगा कोल्ड वाटर में, तो ऑक्सीजन ज़्यादा डिजॉल्व होगा हेनरी लॉ के। तो आप कह सकते हैं सी जो है ये भी करेक्ट है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर अगर कोल्ड वाटर में टेम्परेचर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 ये पानी में ज़्यादा होगा, तो पानी में ज़्यादा डिजॉल्व रहेगा। इसीलिए एक्वेटिक एनिमल क्या होता है, आपको ठंडा पानी में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है क्योंकि उसको ऑक्सीजन ज़्यादा डिजॉल्व मिलता है। ठीक है, उसके बाद आपको कह रहा है डी में कह रहा है द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज विथ डिक्रीज इन प्रेशर। गलत है, प्रेशर बढ़ाने पर हेनरी लॉ कहता है प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी गैस की बढ़ेगी, लेकिन कह रहा है नहीं, प्रेशर घटाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ये गलत है। मतलब ये सही है, प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, लेकिन इसमें लिखा है, इस ऑप्शन में लिखा है नहीं, प्रेशर घटाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, गलत है। तो डी गलत है। ठीक है, तो इस तरह से ए बी सी जो है ये 3 ही ऑप्शन सही है। आंसर होगा ए बी सी डी, मतलब ए बी सी। अब देखिए क्वेश्चन 77 में आपको क्या पूछा, कितना आसान है। क्वेश्चन 77 में पूछा है आपको कि भाई एक मिक्सचर है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का, तो ये कह रहा है सॉल्यूशन विद द नेगेटिव डेविएशन, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, CHCl3 और एसीटोन, ये दोनों का मिक्सचर क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन वाला होता है। ये याद रखिए, नेगेटिव डेविएशंस का मतलब हो गया कि इसमें जो होगा डेल वी ऑफ मिक्सचर जो होगा वो लेस देन 0 होगा, डेल एच जो होगा यानी हीट रिलीज होगा, डेल एच ऑफ मिक्सचर जो होगा वो लेस देन 0 होगा, एक्सोथर्मिक होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, क्लोरोफॉर्म एसीटोन के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि नेगेटिव डेविएशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स होता है ये ज़्यादा बढ़ जाता है, इससे सॉल्यूट के से, तो ये हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन। इसीलिए ये नेगेटिव डेविएशन है, क्योंकि जैसे क्लोरोफॉर्म को एसीटोन में देते हैं तो फट से क्या होता है कि दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसीलिए इसमें से एनर्जी हीट रिलीज होता है। अच्छा देखिए 78 में बफर सॉल्यूशन से क्वेश्चन है। 78 क्वेश्चन जो है ये है फ्रॉम बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन जो होता है ये आपको
दो तरह का होता है, एक एसिडिक और एक बेसिक। एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या होता है, ये एक वीक एसिड और इसी के कंजुगेट का, ये कंजुगेट सॉल्ट का मिक्सचर होता है, कंजुगेट सॉल्ट का मिक्सचर होता है। इसीलिए एसिडिक बफर का अगर हम पीएच निकालते हैं तो इसमें होता है pKa, है ना, प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट यानी कंजुगेट बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, अब ये ध्यान रखिए। अब ये कह रहा है कि दोनों का कंसंट्रेशन इसमें सेम मिलाया गया, मतलब जितना HX है उतना ही आपको X है, तो इसका मतलब इसका pH जो भी होगा वो pKa के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, Ka नहीं दे रखा है, Kb दे रखा है। कितना Kb दे रखा है आपको, 10 टू द पावर, अगर देखें 10 पावर -10 Kb -10, लेकिन हमें यहाँ Ka चाहिए तो ये होता है Kw बाय Kb। तो Kw कितना होता है, 10 पावर -14 अब बाय 10 पावर -10, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -4, इसका Ka हो गया। लेकिन हमें pKa चाहिए तो ये होता है नेगेटिव लॉग Ka, तो यहाँ पे रख दें नेगेटिव लॉग 10 टू द पावर -4, इसका मतलब इसका pH कितना हो जाएगा, 4। pKa कितना हो गया, 4। तो इसका आंसर कितना हो गया, 78 का चेक कर लीजिए, आंसर इज योर 78 का थर्ड, तो इसका आंसर थर्ड होगा।